आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य में चुनावी माहौल फिलहाल अपने चरण पर है। मुंब्रा कलवा विधानसभा में भी एनसीपी शरद पवार गुट वर्सेस एनसीपी अजित दादा गुट का सीधा सामना देखने मिल रहा है। लगातार दोनों पार्टियों द्वारा जोरदार प्रचार सभाएं ली जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज को किसको वोट देना है? महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र अवहाड या फिर महायुवती के एनसीपी अजित दादा गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को? तो उसके लिए मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने कुल 69 उम्मीदवारों की लिस्ट पेश की जिसको कि मुसलमानों को वोट करना है, जिसके चलते उनका समर्थन एनसीपी शरद पवार गुट के जितेंद्र अवहाड की तरफ नजर आया। दूसरी तरफ एनसीपी अजित दादा गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को भाजपा का उम्मीदवार कहकर टारगेट किया जा रहा है। तो उसके लिए कौसा नूर बाग हॉल में एक प्रेस रिलीज रखी गई, जिसमें कि काफी उलमाए कराम नजर आए और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुंब्रा कलवा विधानसभा में चुनाव लड़ चुके अबू अल्तमश फैजी भी नजर आए। उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले वो पार्टी छोड़ चुके हैं। मंच पर मौजूद सब लोगों में पढ़ाई लिखाई के मामलों में सबसे विद्वान बताए जाते हैं अबू अल्तमश फैजी, परंतु प्रेस रिलीज और प्रचार सभा में अंतर ना कर सके। उन्हें यहाँ पर सिर्फ इतना क्लियर करना था कि वो किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, परंतु वो किसी प्रचार सभा की तरह सीधा भाषण देना शुरू कर देते हैं। और भी लोग और उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी भाषणबाजी की, जो कि पहले कभी मुंब्रा कौसा के मुसलमानों के किसी मसले में, मुस्लिमों की किसी एक्टिविटी एतेजाज में कभी नजर नहीं आए। अक्सर जितना हम कवरेज करते हैं उसमें तो कभी नजर नहीं आए। काफी लंबी प्रेस रिलीज रही है, उसमें से हम जो मुख्य भाषण है वही दिखा रहे हैं, आपको देखिए। वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें वक्त थोड़ा ही लेना है। आप हजरात बहुत देर से गालबन बैठे हुए हैं। आज ये मजलिस बुलाई गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि प्रेस रिलीज़ है। रिलीज़ और कॉन्फ्रेंस में आप हजरात फ़र्क समझते हैं। और हम यहाँ पर बैठे हुए मंच पे सारे लोगों, जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जितने भी 30-35 उलमाए कराम अपने बावजूद इसके कि इनके कैलूला का वक्त होता है, उसके बावजूद यहाँ पे जमा हैं, हम उनके बहुत मशहूर हैं। और साथ साथ जितने भी हमारे ये जो यहाँ जर्नलिस्ट पत्रकार आए हुए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और ला करके हमारी हिम्मत अफजाई की और हमारे इस प्रेस रिलीज़ को कवर करने की दिक्कतें बर्दाश्त की। आइए अब हम इस बात का शुरुआत करते हैं। ये एक सियासी जो चहल पहल हमारे शहर में मचा हुआ है, उस सिलसिले में शुरू करते हैं। और हम अपनी बात बहुत मुख्तसरन रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं, ताकि सारे लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। पहली बात तो ये है कि एक खलफशार ये मचाई जा रही है कि भाई ऐसा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि 2 ग्रुप है, जैसे एक यहूद का हो और एक नसारा का हो। जो उधर गया वो यहूद और जो इधर रहा वो नसारा या ईमान वाला। एक खलफशार, उनसे पूछिए कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी से आने का हमको डर बैठा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते क्या है? सिर्फ डराना या कुछ अमली तौर पे भी करना? यही वो एनसीपी है जो अभी नागालैंड के अंदर डिप्टी स्पीकर किसका है? एनसीपी का है। 7 सीट वहां पर एनसीपी की है, शरद पवार जी की है, और वो बीजेपी के साथ मिलकर के वहां हुकूमत में है। और उनको क्या अख्तियार है कि वो ये कहे कि हम बीजेपी से हम जो है वो डरा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी और तुम्हारा मस्जिद नोच देगी और लाठीफिकर उतरवा देगी और कानून बदल देगी। अरे ये बीजेपी पिछले 10 साल से यहीं पर मोदी सरकार की हुकूमत है और यहाँ पर जो हिम्मत रखते हैं, चाहे वो एनआरसी का हो चाहे वक्फ का हो, हम उनके साथ खड़े हुए लड़ रहे हैं। ये अवाम है।
हमको डराओ मत किसी से, अपनी रोटी मत फेंकने की कोशिश करो तुम ये कह करके कि बीजेपी आएगी, जब तुम्हारी राजनीति ये है और नीति ये है, राज करने की तुम्हारी नीति है, इसके अलावा कोई दूसरी नीति नहीं है। जहां राज करने की नीति है वहां पर तुम बीजेपी के साथ नागालैंड में तुम हुकूमत के साथ हो, और यहाँ पर जब तुम्हारी नीति होती है तो हमको ऐसे डराते हो जैसे माँ छोटे बच्चे को जब रोता है रात में तो कहती है भूत आ जाएगा, जिन्नात आ जाएगा, सो जाओ, दूसरे आ जाएंगे, कुछ अलग अलग अल्फाज से कहा जाता है, वैसे ही हमको डराया जाता है और धमकाया जाता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कहना चाहते हैं वो कि साहब हम आपकी आवाज बने, हम ऑनरशिप नहीं रखेंगे बल्कि वो हमारी ऑनरशिप अपने पास रखेंगे, और हमें जो है सिर्फ वोट बैंक समझ कर करके वोट बैंक हमको बना करके रखना चाहते हैं। हम इसके मुखालफत करते हैं सरासर उनकी, हम अपनी आवाज खुद बनना चाहते हैं। वो सब इधर उधर की बात ना करें कि फला जगह हमने बोल दिया, वहां आपकी आवाज आई थी, वहां हमने बोल दिया, वहां बोल दिया। अरे भैया एहसान किए हो क्या? ये फॉर्मेलिटी जहां भी जो भी लोग आते हैं, किसी मुस्लिम इलाके से भी अगर उनका होता है तो वो फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर ऐसे होते हैं जहां पर मुसलमानों के वोट से नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद जब मुसलमानों का हिमायत करते हैं तो उसको काउंट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। लेकिन जब आप यहीं से आए हैं और आपका बोलना और आपके आगे बढ़ना, दो चार अल्फाज का देना, वो उसे एक फॉर्मेलिटी हम मानते हैं। आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि क्या उन्होंने यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट किया है क्या? बिना कोई वक्त लिए हुए डेवलपमेंट किया है क्या? डेवलपमेंट तीन चीज का नाम है। सबसे पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला इकोनॉमी, हेल्थ को कभी पहले लिया जाता है, कभी एजुकेशन को बाद में लिया जाता है, तो वही हमारा सीक्वेंस भी है। दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग चीज होती है। इसको जरा हम समझें कि डेफिनेशन दोनों का बहुत अलग अलग है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे अगर इकोनॉमी की, आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अच्छी तालीम। सबसे पहले इकोनॉमी चाहेंगे कि घर में इतना कहीं से खाना पीने का ये हो जाए जिससे हमारा घर अच्छे से चलने लगे। ये सबसे पहले इकोनॉमी होती है। पिछले 5 साल से वो नहीं है। 1 बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे वो। कभी एक छोटी सी कोशिश इसकी की है कि क्या हम यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे बहुत जगह है ना, आप सुना होगा, अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, बेरठ में है, धारावी में है, कॉटेज इंडस्ट्री है। इसको हम कभी फरोग देने की कोई पहल भी की हो या उस पर कभी बात भी की हो? वो 1 टर्म नहीं था, 3 टर्म था। 3 टर्म में कभी आपके इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की नहीं। आपके बच्चों को कोई जॉब मिला, जॉब मेला के नाम पे हमेशा बड़े बड़े बैनर लगे हैं, लेकिन जॉब मेला के बाद कभी भी आपने देखा कि ये एक भी बोर्ड लगा हो कि ये फना फना साहब है, हमारे जॉब मेला में ये लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये उनका पता है, इस कंपनी में गए हैं और उनकी सैलरी ये है? कोई आपने आज तक पत्रकार ने कभी यहाँ इस शहर में पिछले 15 साल में देखा है क्या? जॉब मेले के नाम से आपने बेवकूफ बनाया। कभी देखा है किसी ने जॉब मेला में भी मिला हो? नहीं। 2 चीज तो नहीं दी। नुकसान कैसे किया? एक बच्चे को किसी घर में हम जॉब तो नहीं दे रहे हैं, नुकसान कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर रोड वाइडनिंग के नाम पे बहुत से लोगों का घर उजाड़ दिया गया, जो ब्रिज के जरिए पाट करके भी काम चल सकता था। इससे कम चौड़ा आप जाएंगे कलकत्ता और दूसरे इलाके, जैसे जामा मस्जिद नेशनल हेरिटेज है, उसके पीछे चावड़ी बाजार जो हिंदुस्तान का सबसे बिजिएस्ट मार्केट है, वहां पर आप जाके देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि बगैर रोड को चौड़ा किए हुए भी काम चलाया जा सकता था। आप, इसका मतलब है कि आपने दुनिया अभी देखी नहीं थी और आपने उसको रोड वाइडनिंग के नाम पे इतने लोगों का घर उजाड़ दिया। इकोनॉमिक हमारा तबाह आपने किया। दूसरा, जो आने वाला था उसको रोक दिया आपने। जैसे स्लॉटर हाउस, एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे लोगों की लग जाती इकोनॉमी में, उसको आज 15 साल हो गए,
आपने उसके ऊपर कोई काम सीरियसली नहीं किया। इधर का जमीन उधर, उधर का जमीन इधर, और लेटर देते हैं कि इससे कम में भी स्लोटर हाउस बन सकता है, लेटर देते हैं। ये किया। चलिए हम कहते हैं कि ये सब भी नहीं करते तो आप जीरो पे होते। एक ग्राफ अगर बनता है कि इकोनॉमी का, तो आप जीरो पे रहते, जीरो पे, कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम आपके घर के बच्चों को, हमने कोई रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन हम आपके बच्चे को नशे का आदी बना दिया, तो अब बताइए कि उनको हम प्लस ऊपर दे ले जाए कि नीचे ले जाए, ये हमको बता दीजिए आप। बजाय आपको देने के, आपका लेना शुरू कर दिया, आपके बच्चों को ऐसा बना दिया जो अब जिंदगी भर किसी काम के लायक नहीं बचा। तो अब इससे गिरी हुई और घटिया कोई बात होगी? होगी? बताइए। आप जॉब तो नहीं दिया, उस आदमी के दर्द को जाके आप सुनिए, जिसके घर में एक बच्चा अच्छा खासा होनहार होता था और वो आज ड्रग्स के इसमें मुब्तला हो गया। अब उसके घर वालों की परेशानी को आप समझिए कि वो कितना परेशान है। वो सोचता है कि इसकी जिंदा जो ये कि जिंदा लाश बन करके रह गया है। आप उनके दर्द को जाके समझिए। आपको 5 साल, हम कहते ये नहीं है कि जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर ले करके आए नशा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन आपके छत्र छाया में फरोग जरूर हुआ है, और उसमें सिर्फ जितेंद्र आव्हाड ही नहीं शामिल है, बल्कि हमारा ये इल्जाम है कि हमारे अपने कॉर्पोरेटर भी शामिल थे। तो दूसरे को सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं ठहरा देंगे। हाँ, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? 15 साल में, 15 साल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कम से कम उनको कोशिश तो करनी चाहिए थी रोकने की। कितनी कोशिशें उन्होंने सिंसियर एफर्ट किया, ये बताइए। सिंसियर एफर्ट किया हो कि हाँ हमको इसको रोकना है। 5 साल आया गया नहीं, 15 साल से आप है, और आपके आने के बाद यहाँ बहुत फर्क हुआ है। आप कम से कम कोशिश तो किए होते। इंसान की कोशिश पर ही सब सारे के सारे मामले होते हैं। आपने कोशिश कब किया कि उसको रोक दिया जाए? तो ये है हमारे इकोनॉमिक। डिटेल में नहीं जाएंगे, जब कभी किसी को सुनना होगा तो मैं आधा घंटा एक टॉपिक पर आपको बता देंगे। तो इकोनॉमी के मामले में आप उनको प्लस पॉइंट देंगे या माइनस देंगे? बताइए। माइनस में दे रहे हैं हम, माइनस। आइए बताते हैं अब हम हेल्थ का मामला। बहुत लंबा है कहानी, शायद आप सबों से वाकिफ है। आने वाला था एक, अगर हम यहाँ की आबादी 6 लाख मान लें, तो यहाँ पर मोर देन 400 बेड का एलिजिबिलिटी है। कहाँ? मुमरा अकेला मोर देन 400 बेड्स। मैं एज ए हेल्थ एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा है, जिसमें PSC CSC बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर रूरल में आता है, तो यहाँ पर हर 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक 6 बेड होना चाहिए था। 6 बेड था हर 30,000 पॉपुलेशन पे। आपको पूरा कहानी मालूम है कि एक हॉस्पिटल कैसा बनना था और फिर उसको घटा के कैसे किया गया, और यहाँ पे 50 बेड पे करने के बाद ये गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी नहीं चलाएगी, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये आपको चलेगा। और आइंदा ये जो हॉस्पिटल है सिर्फ उन लोगों का यानी यहाँ पे इलाज होगा जो इसकी जो डिजीज यानी कि स्किन के तहत आती है। हर बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसकी बड़ी कहानी है कि ये स्कैम कैसे चलेगा, वो बहुत कहानी, उस पर हम नहीं जाएंगे। हेल्थ का ये हालत है। जब हमने आवाज लगाई थी कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, हम कहा कि आपने उस पर लबैक नहीं कहा, पूछने की कोशिश नहीं की, और वो गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसके ऊपर कान भी नहीं धरना समझा और इसको PPP में ले गए। अगर ये म्यूनिसिपैलिटी चला लेती कम से कम 3 साल, तो था कि आज नहीं तो 4 साल 5 साल के बाद ये मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो सकता था। जैसे आपको कोपर हॉस्पिटल के ये सारे के सारे हॉस्पिटल पास्ट में सब के सब मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट हुए हैं, वैसे हो सकते थे। लेकिन आपने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 20 साल, हमको तो लगता है कि मेहदी भी आ जाएंगे, दज्जाल भी आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब हम इससे फारिग कर दिया हमको, तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है इसका जिम्मेदार? खत्म कर दिया आपने, एक लॉलीपॉप दे दिया।
जिस लाइब्रेरी के बारे में मैं कह रहा था, पिछले पूरे कैंपेन चलाया था कि एक 7 स्टोरीड और 8 स्टोरीड होगा, एक होगा IIT वालों के लिए, एक होगा मेडिकल वालों के लिए, एक होगा सिविल सर्विसेज वालों के लिए, एक होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, एक बैंकिंग सेक्टर के लिए, एक रेलवे सेक्टर के लिए, 3 जनरल फ्लोर होगा, उसके बाद मस्जिद होगी और नीचे जो है बड़ा सा हॉल होगा कन्वोकेशन हॉल की तरह, जहां पर कोई आकर के महीने में 1-2 लेक्चर 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो उसके नाम से एक छोटा सा लाइब्रेरी का एक लॉलीपॉप दे दिया है। समझ रहे हैं आप? ये खेल चल रहा, एजुकेशन के नाम पे एक उसमें कोई 15 साल में एक स्टेप बढ़ाया हो, करना तो छोड़ दीजिए, कोशिश सिर्फ की हो, कोशिश। हम उनके होने ना होने पर नहीं कह रहे हैं, एक छोटी कोशिश आप लोग वो किसी डिबेट में आ जाए, बैठे कहें कि ये मैंने कोशिश की थी एजुकेशन के लिए, ये कोशिश की थी हमने इसके लिए, हेल्थ के लिए, ये कोशिश की हमने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसने नजरअंदाज किया है उस शख्स ने। आप कहते हैं उनका हमारा तो नुकसान कर दिया। नरेंद्र जी, दामोदर दास मोदी और जितेंद्र औहाट, नरेंद्र और जितेंद्र में जितेंद्र थोड़ा ऊपर है, नरेंद्र थोड़ा नीचे है, दोनों के 8 वर्ड्स हैं, दोनों के 8 वर्ड्स हैं। नरेंद्र जी क्या करते हैं, अपने अपोजिशन से अगर नाराज है, कोई मेरा दुश्मन बन रहा है, तो झूठे केस में फंसाते हैं, बदनाम करते हैं, तकरीरों में करते हैं या नहीं करते हैं, FIR फिर करवा देते हैं, करवाते हैं ना, उनके बड़े बड़े बहुत सारी चीजें हैं, और जो भी चीजें हैं हिंदुस्तान की धरोहर उसको बेच देते हैं। यही तो सुना होगा ना आपने, ये रेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, सारा चीज सुनते होंगे, सब कुछ सुनते हैं ना। तो अगर ये बन जाते ना, तो ये नरेंद्र के भी ऊपर होते, अल्फाबेटिकली तो ऊपर है ही जितेंद्र, ये उनसे भी ऊपर होते। इन्होंने क्या किया, यहाँ के अपोजिशन को, मैं जब खड़ा हुआ मेरे ऊपर झूठे 3 इल्जाम लगाए, उनको मैसेज पहुंचा दीजिए कि कल ही वो जगह पहुंच जाए जहां पर मुझे बिजली चोरी का और हमारे ऊपर नौकरानी को पैसा न देने का 3-3, 4-4 महीने झूठे इल्जाम लगाए थे, वो आकर के साबित करे, अवाम के सामने कहे कि हाँ ये आदमी चोरी किया था। ये आपको बदनाम करने की साजिश है। जब कभी पत्रकार से होता है तो पत्रकार के ऊपर फंसा देते हैं, उनको बदनाम करते हैं। जब हमारे सैफ पठान के ऊपर हुआ, वो तो जिना से लेके दूसरे कई चीजें लगा दिया इल्जाम है, और उनके ऊपर गलत FIR किया। उनके में इनमें कोई फर्क लग रहा है? सब नहीं, बुरा मत मानिएगा। जैसे मोदी जी के कुछ लोग पत्रकार उनके भक्त होते हैं कुछ वजह से, आप लोग समझ रहे हैं, वही वजह तकरीबन यहाँ भी होता है, सारों लोगों के साथ नहीं, कुछ तो बड़े अच्छे लोग भी हैं। आज तक मैं तो अपना बताता हूँ कि पिछले 10 सालों में कोई पत्रकार ने हमसे कभी उम्मीद भी नहीं रखी है 1 रुपए की, न आज तक मैंने किसी को 1 रुपए दिए हैं। यहाँ के पत्रकार भी अच्छे हैं, लेकिन खरीदने की कोशिश तो जारी रहती है। अब आइए कि भैया वो सब चीज का प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर भी तो क्या छोड़ा है वो बता दीजिए। क्या छोड़ा है? कचरा से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी तक, कचरा से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक सब कर दिया। कचरा का उठाने का क्रिस्टल को दे दिया। जाके मालूम कीजिएगा कि क्रिस्टल का मालिक कौन है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्रिस्टल का मालिक कौन है आप जाके पता कीजिए, कौन आदमी है, किसको मिला है, उसका कॉन्टैक्ट किसके पास है? इसको प्राइवेट कर दिया, हॉस्पिटल को प्राइवेट कर दिया, और यहाँ पर हमारा MSEDCL था, इसका पूरा का पूरा आपको पता है कि वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये टोरेंट कंपनी जो है NCP को भर करके, है ना, क्या देती है, डोनेशन देती है, इनको देती है, जाकर के देख लीजिए, और ये अपने फायदे के लिए लाए। और कहते हैं रशीद कंपाउंड में जाके, भाई आप लोग कहते हो इस मर्तबा अपने आदमी को, क्या मैं आपका अपना नहीं था? क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? अरे खुदा की कसम, तुमको यहाँ मुंब्रा के लोगों ने 15 साल अपना समझा, 15 साल तक तुमको अपना समझा।
लेकिन तुमने कभी उनको अपना नहीं समझा। वो कौन आदमी है, वो कौन आदमी है घर का जो अपने बच्चे के लिए तो ये सोचता है कि एक कार का जो है शोरूम और उसकी डीलरशिप मिल जाए, और अपने घर के बच्चों के लिए जिसको अपना समझा तुम उसको नशा का आदी बनाते हो। ये कौन सा अपनापन है, हमको समझा दो आज। ये अपनापन है तुम्हारी, ये अपनापन है। इस अपनापन पे तुमको दिया जाएगा। हमने तुमको अपना समझा था, तुमने कभी हमें अपना नहीं समझा। तुमने हमको हमेशा शिकार बनाया, हमको वोट बैंक समझा। तुमने टोरेंट ला करके दे दिया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यहाँ जो गरीब जनता परेशान है टोरेंट से या दूसरी चीजों से, उससे जाकर के पूछो। इसलिए हमने तुमको हमेशा अपना समझा, तुमने हमको हमेशा नहीं अपना समझा। तुमने हमें हमेशा धोखा दिया यहाँ रह करके। अब हम तुमसे खैराबाद और गुड बाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश में। बाकी तुम आ जाओ अगर सत्ता में, तो समझना कि तुम्हारी मुकद्दर है, अल्लाह ने तुमको बना के भेजा होगा, ठीक है। और हमारी अमाल ऐसे होंगे, वरना हम तो अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला कि तुमको कोई वोट ना दे। ऐसे आदमी को वोट देगा जो आपके घर में यहाँ रह करके आप उनको नशा का आदी बनाते हो, वैसे आदमी को वोट देना। आप सोच लो, जिस नशा को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू में कदम उठाया था, वो नशा तुम यहाँ ला रहे हो। अगर तुम नहीं भी लाए थे तो बंद करने की कोशिश तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इतना ही नहीं है। आप अपने घर के बच्चियों का सौदा करेंगे। मुझे बहुत दिनों से पता चलता था मुझे बहुत से 25-10 साल में लोगों ने कहा बना कॉर्पोरेट। जब कुछ औरतें जाती हैं बेचारी मजबूर होकर के किसी वजह से आपसे हेल्प लेने के लिए, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये मैं बहुत दिन से सुनता था, लेकिन आज से 2 दिन पहले एक साहब ने कहा कि ऐसी सी बात है, एक लड़की का ये है मसला है। वो कहती है, बहुत से लोगों का 2-3 लोगों का नाम बताया, वो है। बहरहाल एक लड़की ने मुझसे डायरेक्ट बात हुई, मुझसे सीधा फोन पे बात हुई। उसने कहा, उनसे ही जरिए उनके फोन पे हुआ, और कहा कि हजरत ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे जाती थी फला जगह, और इन लोग कांटेक्ट में आए, और ये लोगों ने फिर मुझे यहाँ पर बुलाने और इन सब चीज़ों की कोशिश की। और मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और जिस तरीके से मैं हूँ बहुत सारे लोग और भी लड़कियाँ फंस चुकी हैं, लेकिन मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं हूँ जब तक उसका कोई हमारे पास पक्का सबूत न हो। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने अपने जज्बात को रखने का पूरा हक है। और हमने आपको एजुकेशन, आपको इकोनॉमी बता दिया कि अपने बेटे के साथ अपनी बेटी का जब हो तो दूसरे का आप मदद लेकर के, फडणवीस जैसे लोगों का मदद लेकर के आप अपना शोरूम मारुति का खोल लेते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त होता है तो हमारा जो आया हुआ माल था, यानी कि जिसको कहते हैं कि स्लॉटर हाउस, उसको रोक दिया है और नशे में डाल दिया। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। आए मुमरा के लोगों, तुम आदी हो गए हो घड़ी पर निशान लगाने के। जब घड़ी ने हमारी घड़ी नहीं बदली, हमने आदमी बदल दिया। यानी वक्त घड़ी नहीं बदली, यानी हमारा वक्त नहीं, अच्छे दिन नहीं आए हमारे, हमने वो आदमी बदल दिया है। जाना 20 तारीख को, और जा करके 2 नंबर का बटन जहां है वहीं जा करके लगाना, नहीं तो 1 नंबर का बटन तुम्हारा बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा। चलिए मैं दूसरे को देता हूँ। थैंक यू। ये प्रेस रिलीज है, आपको इसके बाद बात करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप दूसरी कॉन्फ्रेंस कब ले रहे हो? आपसे हमारे सवाल। हाँ, ये सवाल है। ठीक है, इंशाल्लाह हम जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होगा हम आपसे सवाल नहीं, इलेक्शन खत्म होने से नहीं, अभी के बाद। नहीं, सुनिए, हमारा सुनिए, हम आपको जो वो भी देंगे, वो भी
भी वक्त देंगे, वो भी वक्त अब देंगे। आप इस मंच से पत्रकारों को बोल सकते हैं तो हमें भी हमारे सवाल का आपको जवाब बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आप लिख लीजिए, हम आपको जल्दी ही वक्त निकाल करके देंगे। आपको बोलना पड़ेगा, हाँ बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा। एक मिनट, इनके सवाल का जवाब एक आदमी बोलिए, पहले एक ही आदमी का जवाब दूंगा। आप बोलिए, बोलिए। कोई एक आदमी खड़ा हो, एक सवाल करे, मैं जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। हम जाहिर नहीं है, हाँ बोलिए, जाहिर नहीं है। हाँ बोलिए। ये आपको कॉन्फ्रेंस की डेट देनी पड़ेगी। हम देंगे इंशाल्लाह। अभी दीजिए। अभी हाँ, अभी यहाँ ऐलान नहीं करेंगे हम। अरे शेड्यूल चेक करके देंगे, शेड्यूल चेक करके देंगे, तुमको देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। आप पार्टी के ना समर्थन है ना अलायंस को। ये तो हम पत्रकार आपके घर पे चढ़ के आएंगे। आइए, अरे भाई आप हजरात आएंगे, मुझे खुशी होगी भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप पत्रकार चढ़ के क्यों आएंगे? हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, हम आपको बुलाएंगे, आप हमारे लिए मेहमान होंगे, हम आपको बुलाएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको हम पूरी इजाजत देंगे, पूरी इजाजत देंगे, पूरी इजाजत देंगे। पूछिए एक सवाल, पूछिए। जी। हाँ। आप पार्टी से जुड़े हुए, हाँ। आप पार्टी ने जो है अवार्ड साहब को समर्थन किया, तो आज आप यहाँ पर कैसे दिखा? हाँ, ये इसका जवाब चाहिए। मेरे इनसे झंझट संजय सिंह से तकरीबन 1.5 साल से चल रहे थे और मैंने पार्टी छोड़ दिया है, रिजिग्नेशन उनको सौंप दिया है। अब इसलिए ज़्यादा ना कुछ, ठीक है, रिजिग्नेशन सौंप चुका हूँ, उनके आला कमान तक हो चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनके खिलाफ पहले नहीं बोला हूँ, पार्टी के अंदर आज 8 महीने से बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन से मत जोड़िएगा इसको। मैं रिजिग्नेशन दे चुका हूं, यहां ऐलान कर रहा हूं आपको कि मैं आम आदमी पार्टी जिस सोच से निकली थी वो सोच उनके अंदर जब बाकी नहीं रही। हम कोई भक्त अरविंद केजरीवाल के नहीं है, नहीं है उनके के वक्त। हम रिजिग्नेशन दे चुके हैं। आगे कुछ पूछना है पूछिए, खत्म हो गया, आपको देंगे टाइम, हम आपको टाइम